नमस्कार, शाम के 7 बज चुके। पूजा पांडे के साथ आप देखना शुरू कर चुके अपना पसंदीदा न्यूज़ बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन के अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच आज द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी की मुहर लगी है। देखिए रिपोर्ट। 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। पीएम मोदी का यह बयान गुजरते वक्त के साथ साल दर साल भारत और रूस के मजबूत होते अटूट रिश्तों की दास्तान है। पीएम मोदी ने अपने बयान में भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे के समान करार दिया है और बीते कई दशकों से लेकर आज तक दुनिया ने भारत और रूस की दोस्ती का ये नजारा कई बार देखा है। ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर लिखी इबारत नहीं है, ये भरोसे की वो लकीर है जो वक्त की हर आंधी में और गहरी होती जा रही है। ये साथ सिर्फ समझौतों का नहीं है, ये साथ उस वादे का है जो हर संकट में एक दूसरे के साथ खड़े होने का हौसला देता रहा है। और दोस्ती और विश्वास के इस रिश्ते ने शुक्रवार को एक नया मुकाम हासिल किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इस बैठक में जिन क्षेत्रों पर साझेदारी की मुहर लगी है वो भारत के विकास की रफ्तार को बूस्ट देने वाली मानी जा रही है। Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation and the navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu. But even now, I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. भारत और रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले पोलर समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते और एमओयू साइन किए गए। और अब खबर प्रदेश के रायबरेली से, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में आज सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को होगी। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन किया है। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं और उनके अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर 2025 की तारीख तय की है। सुना, लगभग 2 घंटे हियरिंग चली। न्यायालय ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। हमें आशा है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आगे की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट दी गई है। अब आगे जो बचा हुआ मैटर है कोर्ट आगे सुनवाई करेगी, उसके बाद कुछ डिसीजन लेगी। डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी कंप्लेंट के साथ लगा रखी हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक बैकऑप्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश की थी इन द ईयर 2006। उसमें उन्होंने अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश लिखी हुई है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। वो सारा हम कोर्ट को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कोर्ट समझ रही है और ये हमको स्ट्रांग होप है कि एफआईआर लॉन्च। और अब राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर क्या है पूरा मामला, वो भी समझिए। मामला 3 दिसंबर को रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल करने के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद न्यायालय ने शहर कोतवाली पुलिस से 48 घंटे के भीतर प्रकरण पर रिपोर्ट तलब की थी। बेंगलुरु निवासी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन दिया था। उन्होंने दावा किया कि ईडी और सीबीआई पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है। ब्रिटिश सरकार और भारतीय सरकार से उन्हें पासपोर्ट संबंधी जानकारी मिली है। वे न्यायालय या पुलिस द्वारा मांगे जाने वाले किसी भी दस्तावेज को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।
जो माननीय न्यायालय के सामने जो यूके गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से जो ईमेल आए हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। और भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग से जो लेटर आया है वो भी हमने न्यायालय के सामने हमने रख दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए आगे का डेट दिया है। MP-MLA विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार द्वारा 2 घंटे की सुनवाई के बाद अगली तारीख दे दी गई है। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दीवानी न्यायालय परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उधर लोकसभा ने पान मसाला उत्पाद पर उपकर लगाने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% GST के अलावा उपकर भी लगाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इसी के साथ संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पास हो गया। बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद जब ये कानून का रूप इख्तियार करेगा तो पान मसाला जैसी चीजों के दाम पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इस बिल का नाम स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 रखा गया है, क्योंकि कानून लागू होने के बाद टैक्स से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए बिल के प्रावधान जान लेते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह देगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 केवल पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर लगाया जाएगा। इसके तहत 40% GST के अलावा पान मसाला इकाइयों पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लगाया जाएगा। यह उपकर उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर लगाया जाएगा जिनके माध्यम से पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। This is a cess and it is placed not on any essential commodity. That has to be very clear from the beginning. The purpose of this cess is of course to levy a cess but on a demerit good. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पेश करने के दौरान इस बिल से जुड़े प्रावधान सदन के सामने रखे थे। अब शुक्रवार को लोकसभा में बिल की मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। और अब खबर मथुरा से, जहां 6 दिसंबर की सुरक्षा को लेकर कड़ी तैयारियां की गई हैं। इस बीच के मोहम्मद ने मुसलमानों से मथुरा और काशी के मामलों पर दावा छोड़ने की अपील की, जिसे कई नेताओं ने समर्थन भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस सड़क पर फ्लैग मार्च करते चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद पुलिस और प्रशासन की तस्वीरें यूपी के मथुरा से हैं, जहां 6 दिसंबर की ऐतिहासिक संवेदनशीलता को देखते हुए मथुरा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल अयोध्या में 6 दिसंबर को बावरी ढांचा गिरा था। उसी को ध्यान में रखते हुए 6 दिसंबर के लिए मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गुरुवार की रात पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया, जबकि शहर के संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं गड़बड़ी फैलाने वाले उपद्रवियों से सख्ती से निपटने की पुलिस की इस तैयारी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की देश के मुसलमानों से की गई एक बड़ी अपील इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें के मोहम्मद ने देश के मुसलमानों से मथुरा और वाराणसी के ज्ञानव्यापी पर से दावा छोड़ने की अपील बाकायदा दलील के साथ की है। I had said Muslims should give up 2 more important historical places, and these are the temples also. Number 1 is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the 2 important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples.
The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. के मोहम्मद के बयान के बाद एक बार फिर मथुरा और काशी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के ईदगाह मामले के पक्षकार सोहन लाल आर्य ने के मोहम्मद के बयान को सही ठहराया है। वहीं सपा सांसद नीरज कुशवाहा ने भी के मोहम्मद के बयान का स्वागत किया है। एएसआई चीफ, पूर्व एएसआई चीफ माननीय के मोहम्मद साहब के बयान का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी के हम वादी है 925/95 और श्री कृष्ण जन्मभूमि की वादी है 620/2021। 1920 में जो एएसआई की जांच हुई उसके प्रमाणिक दस्तावेज के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि केशव देव राय वह श्री कृष्ण का जन्म स्थान यही है। हम प्रमाणिक दस्तावेज की बात कर रहे हैं। विवाद से कभी भी प्रगति नहीं होती है, तो उन्होंने अगर ये पहल की है तो मैं चाहूंगा कि इसमें और लोग आएं और इसको सुलझा के इन मसलों को खत्म करें ताकि देश आगे बढ़े। बहरहाल 6 दिसंबर की तारीख को लेकर एक और जहां मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, वहीं के मोहम्मद के बयान को लेकर सियासी पारा भी हाई है। और अब खबर एयरलाइंस से जुड़ी हुई है। इंडिगो एयरलाइंस ने क्रू की कमी के कारण गुरुवार को 550 फ्लाइट्स रद्द की, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे लेकर डीजीसीए ने पायलटों के लिए वीकली रेस्ट नियम वापस भी ले लिया है, लेकिन पासपोर्ट्स पर स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर जो स्थिति है बिगड़ी हुई है, देखिए रिपोर्ट। क्रू मेंबर्स की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों की परेशानी किस हद तक बढ़ा रखी है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देश की हर दिशा और हर शहर के एयरपोर्ट पर खचाखच जमा बेबस भीड़ की ये तस्वीरें इसकी पूरी कहानी बता रही हैं। सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। कल रात को मैं 11 बजे भी आई, मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि मुझे अभी भी बैंगलोर का कोई फ्लाइट दे दीजिए। उन्होंने कल रात को भी नहीं दिया, आज भी उनका कोई भी रिस्पांस नहीं हो रहा है। और ऑलरेडी जो मेरा फ्लाइट था वो डिले हो चुका है। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट कैसे पकड़ सकती हूँ? अगर ये लोग कोई बैंगलोर के लिए फ्लाइट फ्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम पैसेंजर को उस फ्लाइट में एडजस्ट करके तो भेजना चाहिए। गुरुवार को जहां इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई, तो वहीं शुक्रवार को भी कहानी कमोबश यही रही। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित देश के कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कैंसिल और कई घंटों तक डिले रही। इंडिगो की उड़ान पर लगे इस ब्रेक को देखते हुए डीजीसीए भी इंडिगो संकट पर एक्शन में आई। डीजीसीए के महानिदेशक फैज अहमद किदवई ने मौजूदा हालात को देखते हुए पायलट एसोसिएशंस को मदद के लिए खत लिखा है। साथ ही वीकली रेस्ट से संबंधित अपने नए नियमों को भी वापस ले लिया है, जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को अपने मंत्रालय के कंट्रोल रूम में इंडिगो के मौजूदा हालात का जायजा लिया है। वहीं शुक्रवार को यह मुद्दा संसद के गलियारों तक भी पहुंच गया है। जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं और जो जहां है वहीं पे अटक के रह गया है, तो गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। कोई भी एयरलाइन जानबूझकर तो फ्लाइट नहीं कैंसिल करती। जो उनके टेक्निकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, उसका जवाब वो जरूर देंगी। डीजीसीए ने सवाल पूछा है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक एयरपोर्ट पर हालात बदतर बने हुए हैं। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। हालात ये है कि एयरपोर्ट्स सूटकेस के ढेर से पटे पड़े हैं। देश प्रदेश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर प्रदेश से। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी में सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, जहां AIMIM ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए यूपी में रणनीति बनाई है। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा किया है कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। देखिए रिपोर्ट। कि अगर 7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे? अब वही अखिलेश यादव जी का हाल है। 15 मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव। ये तेवर, ये कलेवर और आरोपों के ये जेवर सजाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में बड़ी मुश्किलें खड़ी करने का ऐलान कर रही है। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। अब वही अखिलेश यादव जी का हाल है। 15 मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव और क्या बोला कि आपको हर मंडल में जा करके ओवैसी साहब के बारे में बीजेपी का एजेंट बोलना है। लेकिन उनको यह नहीं पता था जो इलाज बिहार की जनता ने किया उग्रवादी बोलने पर, अब उत्तर प्रदेश की जनता वही इलाज करने जा रही है। हर चौराहे से आवाज आएगी कि अब हमें ऐसे लोग गुमराह नहीं कर सकते। हमारी मां और बहनों के दिल में बैरिस्टर ओवैसी साहब की मोहब्बत अब सपा का कोई नेता खत्म नहीं कर सकता। हर चौराहे से ये आवाज आएगी कि अगर 7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे? और यहां जब तक वोट मांगने कोई आए ना, ये सब संदेश है। AIMIM के प्रवक्ता का यह अंदाज बता रहा है कि हाल ही में AIMIM बिहार चुनाव के जैसे ही यूपी में भी MY समीकरण हिलाने का धुआंधार प्लान बना रही है। बिहार चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में तेजस्वी यादव के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव को तोड़ 5 सीटें अपने नाम की। यूपी में मुस्लिम और यादव वोटर बड़ी संख्या में सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव का PDA का नारा इसी MY समीकरण का विस्तार है और मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 50.82% है। AIMIM की प्लानिंग सपा के मजबूत गढ़ मुरादाबाद को हिला सकती है। बता दें कि सपा का वोट बैंक पहले ही पिछले 2 चुनाव में बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं और रणनीतियों के कारण डगमगाता हुआ नजर आया था। अगर अब AIMIM बिहार की तरह यूपी विधानसभा चुनाव में भी MY समीकरण तोड़ने में कामयाब हुई तो समाजवादी पार्टी को इसका भारी नुकसान होगा। चलिए यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर 3 महीने तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ये निर्णय उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए तकनीकी खामियों और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराने की तारीख बढ़ाने की बढ़ती मांगों के बीच शुक्रवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का एक बड़ा बयान सामने आया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 3 महीने की राहत देने का निर्णय लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि तारीख बढ़ाने का अधिकार सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास है। जो हमारा उम्मीद पोर्टल में कोशिश किया है अपलोड करने का, किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनके लिए 3 महीने तक कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको हम मदद करें। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को
सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे, और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। दरअसल उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिटेल अपलोड करने की अंतिम समय सीमा आज यानी 5 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, लेकिन तकनीकी खामियों, पुराने दस्तावेजों की कमी और अपर्याप्त समय के कारण लाखों संपत्तियां अब भी रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं, जिसे लेकर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। आइए जान लेते हैं क्या है उम्मीद पोर्टल और अब तक कितनी वक्फ संपत्तियां रजिस्टर हो चुकी हैं। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। वक्फ कानून बनने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी हैं, लेकिन 9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही थी। इसके लिए बिना डेडलाइन बढ़ाए 3 महीने का समय दिया गया है, जिसमें पंजीकरण करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गुरुवार तक लगभग 35% संपत्तियां पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी हैं और पश्चिम बंगाल में भी लगभग 12% की डिटेल्स अपलोड की जा चुकी है। अब देखना होगा कि 3 महीने की अवधि में आंकड़ा 100% पहुंच पाता है या नहीं। चलिए अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामपुर से सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। रामपुर की सियासत में शुक्रवार का दिन एक बार फिर हलचल से भरा रहा। प्रदेश भर की निगाहें उस फैसले पर टिकी थीं जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अदालत द्वारा सुनाया जाना था। अदालत ने फैसला सुनाया और इसने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। सपा नेता आजम खान के परिवार को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई ने रामपुर की राजनीति को नया मोड़ दिया है, क्योंकि इस फैसले का असर न केवल रामपुर की सियासत पर बल्कि पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। आखिर पूरा मामला क्या है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। यह केस 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है। शिकायत में आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल करके 2 पासपोर्ट बनवाए। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार सही है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया गया था। अब्दुल्ला आजम का दूसरा पासपोर्ट संख्या Z43074442 10 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, जिसे गलत जानकारी के आधार पर जब्त कर लिया गया। इसके बाद पुलिस जांच में अब्दुल्ला आजम को आरोप पत्र में नामजद किया। वही यह मामला MP MLA स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला अब्दुल्ला के लिए तीसरी बड़ी सजा है। इससे पहले अब्दुल्ला को बर्थ सर्टिफिकेट और 2 पैन कार्ड मामले में भी सजा मिल चुकी है। 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम पर चल रहा ये केस काफी लंबे समय से सुर्खियों में था, जिस पर शुक्रवार को फैसला आने के बाद 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इस निर्णय में अब्दुल्ला आजम खां को धारा 420 में 3 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना, 467 धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की सजा
और 20,000 का जुर्माना, 468 में 3 वर्ष की सज़ा 10,000 रुपये का जुर्माना और 471 में 2 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना का आदेश पारित किया। फिलहाल ये फैसला आजम खान और उनके बेटे पर कानूनी शिकंजा और कस्ता दिख रहा है। जन्मतिथि बदलवाने से जुड़े 3 मामलों में मिल चुकी 3 अलग अलग सजाओं ने अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब इस केस में आगे की कानूनी लड़ाई कैसे बढ़ती है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करते हुए इसे 5.25% कर दिया है। इससे लोन सस्ते होंगे और ईएमआई में राहत भी मिलेगी। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिया गया था, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। देखिए रिपोर्ट। And the RBI, the MPC met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट में कटौती करते हुए आम आदमी को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया, जिससे अब आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे और मौजूदा ईएमआई में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकेगी। आइए विस्तार से जान लेते हैं आरबीआई के इस फैसले के बाद हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट में 0.25% कटौती से बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। इसके बाद बैंक ग्राहकों को भी सस्ता लोन देंगे, जिससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे। मौजूदा होम लोन और कार लोन की ईएमआई सस्ती होगी। इस साल आरबीआई ने फरवरी से जून 2025 तक 4 बार रेपो रेट घटाया है। लगातार कटौती के बाद ये 6.5% से 5.25% रह गया है। बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कटौती के साथ ही अपनी मौद्रिक नीति में न्यूट्रल स्टांस जारी रखने की भी घोषणा की है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आरबीआई महंगाई और विकास के संतुलन को प्राथमिकता में रखकर नीतियां बनाए। चलिए आगे बढ़ते। काशी तमिल संगमम 4.2 के तहत तमिलनाडु से आए 212 सदस्यों का दल अयोध्या और काशी में धार्मिक स्थलों का दौरा कर रामलला के दर्शन किए। इस यात्रा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या से है, जहां शुक्रवार को तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल ने राम मंदिर पहुंचते ही जय जय श्री राम के नारे लगाए और रामलला के दर्शन किए। सभी ने राम मंदिर की भव्यता देखी और उत्साहित नजर आए। इसके साथ ही तमिलनाडु से आए सदस्यों ने सरयू घाट और हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन भी किए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर खुशी जताई। हम सभी तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए हम आए थे। यहाँ वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या हम दर्शन किया। अयोध्या में रामलला का हम दर्शन किया, वो बहुत अच्छा लगा। पूरा अरेंजमेंट सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हाँ, हनुमान जी यहाँ पे भी हम आए थे, हनुमान जी का भी हम दर्शन किया। वहीं काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिभागी काशी के प्रमुख मंदिरों और प्रमुख घाटों का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिभागियों ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। हर हर महादेव के नारों से काशी विश्वनाथ का पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। साथ ही सदस्यों ने काशी के कई मंदिरों के दर्शन भी किए। दक्षिण भारत के कोने में रखने वाले ग्रामीण लोगों को ऐसा मौका देने वाले हमारे गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बताते। तमिलनाडु से आए सभी प्रतिभागियों ने वाराणसी में नमो घाट का दौरा किया। यहाँ लगे विशेष स्टॉलों पर तमिलनाडु और काशी की साझा सांस्कृतिक विरासत सजी हुई थी। कहीं बनारसी बुनकर अपनी महीन कला बुन रहे थे, तो कहीं तमिलनाडु की पारंपरिक वस्तुएं दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थी। इस शानदार अनुभव को तमिलनाडु से आए मेहमानों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। यह यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देती है।
जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक व सभ्यतागत संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।